बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डिस्कशन में जाने से पहले जो ऐसे के मुतालिक आपने टाइटल भी देखा होगा, तो आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी CSS का एक कम्प्रिहेंसिव जो कोर्स लेके चल रही है, उसमें जो एस्पिरेंट्स के माइंड में एक थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इतना लेंथ में ऐसे राइटिंग को क्यों कवर कर रहे हैं। तो आगे भी चलते हैं लेकिन ये आपको बताते चलें कि ये आप कंप्लीट हमारा जो CSS का जर्नी है, जो आप 2024 या 2025 या लेटर ऑन कमिंग एग्ज़ाम में भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अवेलेबल होगा कोर्स हमारा www.harvardacademy.com पे, और बहुत आसान तरीके से हम अपने कोर्सेज़ को लेके चल रहे हैं, जिसमें इवन आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं। आउटलाइंस और जो आपके नोट्स वगैरह आपने तैयार करने हैं टॉपिक वाइज, वो भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। सो टॉपिक हमारा है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ऐसे काजिंग फेलियर। लेकिन इस को ओवरकम करने से भी पहले मैं आपको इतना कह दूं कि अगर आप ऐसे राइटिंग के अंदर सीरियस हैं, अपनी स्किल को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक मैंने वर्ड जानबूझ के यूज़ किया, स्किल। तो ये ऐसे राइटिंग की एक स्किल है। हम नॉर्मली देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे राइटिंग को एक प्रैक्टिस के तौर पे लेते हैं, या सिर्फ क्या करते हैं कि एक जो इम्पॉर्टेंट ऐसे लेट्स सपोज 10 सब्जेक्ट ऐसे मिल गए कि जी ये सब्जेक्ट इसका है ऐसे का, और इसके मैंने कंटेंट्स कवर करने हैं, और इस तरीके से मेरे पास कंटेंट्स या आउटलाइन या कहीं से मुझे कुछ मिल जाए तो इस ऐसे को मैं तैयार करना शुरू कर दूंगा। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। ये एक रॉन्ग अप्रोच है कि आप लिखा लिखाया किसी बुक से ऐसे स्टार्ट कर दें, उसको लर्न करना, उसको प्रैक्टिस करना। ये बहुत बड़ी गलती है, जिसकी तसहीह अगर इन टाइम ना की जाए तो आपका टाइम की वेस्टेज, एफर्ट्स की वेस्टेज, ये सारी कुछ इन्वॉल्व हो जाती है। अब होना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे लर्निंग ऐसे को कैसे करना है, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है, लेके कैसे चलना है, इंट्रोडक्शन का पार्ट या आउटलाइन का पार्ट कैसे लेके चलना है, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ये एक कंप्लीट कोर्स है, ये एक कंप्लीट सिलेबस है आपके लिए, जो आपकी थ्योरी कवर करता है, आपके माइंड में चीज़ों को क्लियर करता है। जब ये थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपका अगर नॉलेज की विड्थ और ब्रेड्थ है तो फिर आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने में आपको मसला नहीं आएगा। जो हम ट्रेडिशनली एक ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस में डायरेक्टली चले जाते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल फेज़ है। जो आपने थ्योरी में चीज़ें सीखी होंगी, उनको अप्लाई करने का टाइम ऐसे में होता है। सो देखा जाए तो यहाँ से ही गलती शुरू हो जाती है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। क्या हमने ऐसे को समझा, ऐसे किस लिए होता है, क्यों होता है, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आप एक बात यहाँ पे रुक जाएं और सोचें कि आपने अगर कंप्लीट एक ऐसे के पेपर में अपीयर होना है, CSS के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका एक पेपर 100 मार्क्स का है। आपका एक पेपर 100 मार्क्स का है। सोचें ये एक सब्जेक्ट के तौर पे अगर है, तो आपने सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए ही तो नहीं है। होता क्या है कि स्टूडेंट के पास मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है, समझ भी होती है कि मैंने किस बारे में लिखना है, लेकिन रिदम नहीं होता, तरतीब नहीं होती, स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, बेहंगम चीज़ें लिखते जाते हैं, पेजेस भरने की कोशिश करते हैं। 2500 वर्ड्स हैं, 3500 वर्ड्स हैं, जितने भी हैं वो उसको पूरा करने की दौड़ में लग पड़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल चीज़ ठीक नहीं है। आपकी अगर इंडल्ज कर दें ऐसे के अंदर अपने आप को सही तरीक़ेकार के मुताबिक, 25 वर्ड्स, 100 वर्ड्स या 3500 वर्ड्स कुछ भी नहीं है आपके लिए मसला। आप ये समझेंगे कि 2500 वर्ड्स या 3500 वर्ड्स आपके लिए कम हैं चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए। और समटाइम ये भी कह सकते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, मैं तो बात को 2000 वर्ड्स में भी कंप्लीट कर सकता था। ये पूरी जो चीज़ें ना तो बात 2000 वर्ड्स की है, ना 2500 वर्ड की है, ना 3500 वर्ड की है।
बात है कि कंटेंट्स को आपने लेके कैसे चले, आपकी आर्टिकुलेशन की ये स्किल, क्या आपने उसको सही प्लान के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक, हर चीज़ हर जगह पे मौजूद जो होनी चाहिए, या जो आपके ऐसे के अंदर सिफ़ात होनी चाहिए, फ़ीचर्स होने चाहिए, वो मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आपको कम से कम नंबर मिलेंगे। बहुत स्टफ़ डाला 40 मिल जाएंगे, 45 मिल जाएंगे। अगर वही चीज़ें आप एक स्किलफुली लेके चलें, कन्विंसिंग वे में चलें, और जो हम डिस्कशन आगे लेके चलने वाले हैं उसमें लेके चलें, तो मैं कहता हूँ आप 80 मार्क्स भी ऐसे में ले सकते हैं। सो अगेन बहुत बात लंबी हो जाएगी। ये हमारा जो कोर्स है 37 प्लस लेक्चर्स का है मेरे ख्याल में, जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो एक सेशन में तो कवर नहीं हो सकती। सो आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि कोई भी हमारा व्यूअर है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है, तो उसको ये हेल्प मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। सो कॉमन एरर्स हैं, और एरर सबसे बड़ी शुरू ही यहीं से होती है कि हम समझते ही नहीं हैं कि हमने क्या क्या स्किल्स अपने अंदर इन्हेंस करनी है और कैसे ऐसे लिखना है, और इसके ओवरकम कैसे करना है। तो आप आज के कम्प्रीहेंसिव लेक्चर में बहुत चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले ग्रामर की मिस्टेक होती है, तो ग्रामर की मिस्टेक को आप फ़ौरन से ओवरकम नहीं कर सकते जब तक आप सारी चीज़ों को सीख नहीं लेते। वो क्या चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूरी है आपके टेंसेस आते हों, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप हो, आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपको वो सारी ग्रिप हो, और उसके बाद आपकी एक्सटेंसिव राइटिंग की प्रैक्टिस हो। और साथ में ही आपको बताते चलें कि एक इंग्लिश गुरु नाम का चैनल हमने इसी पर्पज़ के लिए किया है, जिनकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर वीक है, वो टोटली आपका फ्री कंटेंट्स वहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसका मैं लेक्चर उस चैनल का मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और उसमें वोकैबुलरी बहुत कम्प्रीहेंसिवली और राइटिंग के स्टाइल से आपको पता चलेगा कि कैसा स्टाइल आपका होना चाहिए। जो स्टोरीज़ में हमने लैंग्वेज यूज़ की हुई है, जैसे स्टोरीज़ फार्मुलेट हो रही हैं, जैसे उस स्ट्रीम लाइन होती है, बात कैसे की जाती है, तो उससे आप सीख सकते हैं। अच्छा जी, ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं, ये सबसे बड़ा मसला है, इसको सबसे पहले आपको ओवरकम करना है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब में हमारा जो एक कोहेरेंस है वो नहीं होती। सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो दोनों आपस में एग्री करने चाहिए। तो टेंस का सही यूज़ ना करना, या फिर कभी पास्ट में चले जाना, कभी प्रेजेंट में चले जाना, कभी कोई बात फ्यूचर में कर देना, ये सबसे बड़ा मसला है। और इसको भी आपने जब तक एड्रेस नहीं करते आप कि ग्रामर ठीक नहीं हो सकती। रिवाइज इंग्लिश ग्रामर रूल्स, प्रैक्टिस टेंसेज एंड देयर करेक्ट यूजेज इन सेंटेंसेस, ये बहुत बेसिक और पहला कदम है आपको एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। सो आप इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं? एक सिंपल जो है बेसिक इंग्लिश लर्निंग जो कोर्स है वो हमारा इंग्लिश गुरु चैनल पे हम लेके चल रहे हैं, तो उसको भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, स्पेलिंग एंड टाइपोग्राफिकल एरर्स। स्पेल, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ग्रामर अलग चीज़ है, और आपकी वोकैबुलरी अलग चीज़ है, और आपकी स्पेलिंग अलग चीज़ है। कभी भी इन चीज़ों को मिक्स ना करें। स्पेलिंग के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। लोगों की स्पेलिंग का कोई मसला नहीं होता, लेकिन ग्रामर में मसला होता है। ग्रामर में कुछ का मसला नहीं होता, स्पेलिंग में मसला होता है। कुछ को स्पेलिंग का मसला भी नहीं होता, ग्रामर का मसला होता है। एग्जैक्ट जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो नहीं होती। तीनों की तरफ आपको फोकस करना है। स्पेलिंग अलग चीज़ है, नया वर्ड जो भी सीखते हैं उसके ऊपर स्पेलिंग लाजमी तौर पे बार बार उसको प्रैक्टिस करें। और जब लिख रहे होते हैं स्पेलिंग का भी पता होता है, लेकिन क्या है कि टाइपिंग के दौरान यानी कि लिखने के दौरान आप गलती कर जाते हैं, तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? एरर क्या है? सबसे पहले तो इसकी है कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, और इनका तदारुक क्या है, सोल्यूशन इनके लिए क्या है? यूज़ स्पेल चेक टूल्स, रिवाइज योर ऐसे केयरफुली। 2 चीज़ें हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर रहे हैं और आप कंप्यूटर पे अपने ऐसे को लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रामर चेक करके आपको बता देगा। उन टूल्स का आप यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, पेपर अटैम्प्ट करने के बाद लाजमी तौर पर उसको केयरफुली चेक करें। टू कैच सच एरर्स, रीडिंग अलाउड कैन हेल्प, और ये सबसे बड़ा एक टूल है आपका अपना, जो आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। बहुत लाउड तो नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन इतना एक आप अपनी मिज़मरिंग कर सकते हैं कि आप अपनी साउंड को
रीड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपके इस ऐसे के अंदर रिदम होता है वो आपका ऑटो बैलेंस हो जाता है। कहीं पे आपकी लेंथ अलाइनमेंट और वो आपके ऐसे के आउट हो रही हो तो आपकी रीडिंग में मसला आ जाता है, आप वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। आपको वो बताता है कि यहाँ पे मुझे कोई मसला है, इसकी तस्हीह करने की ज़रूरत है, और इस तरह से साथ ही आप स्पेलिंग को चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मसला। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समटाइम ठीक होता है, लेकिन सेंटेंस जो पहले गुजरा है और इसके बाद में आने वाला है वो आपस में फिट नहीं हो रहे थे, या सेंटेंस के जो सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, उनके आपस में मैच नहीं हो रहे, या जहाँ पे जो वर्ब यूज़ करना चाहिए था सब्जेक्ट के हवाले से, या जो बात कहना चाह रहे हैं आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो कहीं पास्ट का टेंस तो नहीं आप यूज़ कर रहे। तो ये जो चीज़ होगी आपके रीडर को बहुत कंफ्यूज करेगी, और जितना आपका स्ट्रीमलाइंड एक ऐसे होगा उसके अंदर फ्लुएंसी होगी, एरर फ्री होगा, स्पेलिंग के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, वोकैबुलरी बेटर यूज़ की होगी जो फिट आती है जहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना चाहिए, तो आपका जो अथेंटिकेट हो जाता है, आपकी क्लैरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और इसके अलावा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। आपका जो रीडर है, पेपर चेक करने वाला, ऐसे चेक करने वाला, वो एंगेज हो जाता है, वो आपकी बात जो कहना चाह रहे हैं उसी एंगल से समझ पा रहा होता है। एरर क्या है जी? इसके रन ऑन सेंटेंसेस और सेंटेंस फ्रैगमेंट्स के बाद एक सेंटेंस में जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी नहीं है, एक सेंटेंस के अंदर दो बातें ऐड कर दी हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक बात कंप्लीट की है तो उसको फुल स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे मसला होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से बात को कंप्लीट करें और रन थ्रू ना करें, एक से दूसरे के अंदर स्विच कर रहे हैं। अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज़ वेरीड सेंटेंस टाइप्स, उसमें कौन कौन से सिंपल सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं, कम्प्लेक्स भी कर सकते हैं आप अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। इंश्योर ईच सेंटेंस कन्वेज अ कंप्लीट थाट। हर सेंटेंस आप वो सिंपल सेंटेंस में बात करते हैं, कंपाउंड का यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं, वो आपको पहले नंबर पे तो इनका पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इनकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि आप एक सेंटेंस के अंदर अगर सिंपल सेंटेंस यूज़ करेंगे तो बात कंप्लीट नहीं आती। उसके दो तीन पार्ट हैं, एक पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, और फाइनल उसके कंक्लूजन। एक सेंटेंस के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप कम्प्लेक्स सेंटेंस चूज़ कर सकते हैं और इस तरह से अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। चौथा मसला जो आ जाता है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना गलत, यानी कि अगर कॉमा होना चाहिए फुल स्टॉप लगा दें, या फुल स्टॉप होना चाहिए कॉमा लगा दें। ये तो है कि गलत पंक्चुएशन का इस्तेमाल। एक दूसरा होता है पंक्चुएशन को टोटली सिरे से इस्तेमाल ही ना करना, या फिर जो इस्तेमाल होना चाहिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करना। जहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए कॉमा लगा देना, सेमी कॉलन लगा देना, या सेमी कॉलन होना चाहिए आपने कॉमा लगा दिया। तो ये जो पंक्चुएशन की एरर है, ये भी आपके सेंस में जो बात कहना चाहते हैं, जिस तरतीब से आप चीज़ों को कह रहे हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ा सा वक्फा दे रहे हैं, जहाँ पे आपको बात कंप्लीट करना है, तो वो आपका सही कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मिस प्लेस्ड कॉमाज, मिसिंग पीरियड्स और इनकरेक्ट यूज़ ऑफ सेमी कॉलन्स, ये आपकी एरर्स की वजह हैं, या वो एरर्स हैं जो होती हैं। होना क्या चाहिए? लर्न पंक्चुएशन रूल्स, प्रैक्टिस यूजिंग कॉमाज, सेमी कॉलन, कॉलन्स एंड डैशेस करेक्टली। कहाँ पे किसका इस्तेमाल होना चाहिए ये आपको सीखना होगा। अगली बात आ जाती है लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। आपकी बात जो कहना चाहते हैं टू द पॉइंट बात करें, कंफ्यूज होके घूम फिर के आप ना आए, अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक्ड रहें, क्लैरिटी बातों को कम्युनिकेट करें, और बात को एक बात अगर एक सेंटेंस में कंप्लीट हो सकती है तो उसको एक पैराग्राफ के अंदर ना ले जाए। कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, बातों ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बातें तभी आप कन्वे कर सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आप डाल सकते हैं एक ऐसे के अंदर अगर आपकी वर्डिंग में कंसाइजनेस हो। आपके पास टाइम भी वही है, आपके पास तरीक़ाकार लिखने का भी वही है, आपकी स्पीड भी वही होगी जो नॉर्मली होती है। तो आप अगर कंसाइजली चीज़ों को करते हैं तो जो पहले आप 10 बातें कर सकते हैं, आप 20 बातें कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपने एक सेंटेंस को लिखते हुए बात कंप्लीट कर दी तो दूसरे सेंटेंस में दूसरी बात। एक पैराग्राफ में अगर 5 सेंटेंसेस हैं तो 5 बातें लिख सकते हैं, बजाय इसके कि एक बात के लिए पूरा पैराग्राफ आप लिख दें। एरर क्या है? अनक्लियर और ओवरली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए राइट क्लियर कंसाइज सेंटेंसेस, बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी जॉर्गन एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ करेंगे खुद फंस जाएंगे। जो बात कहना चाहते हैं वो
कह नहीं पाएंगे। और जो बात सही तरीके से सही वोकैबुलरी का वर्ड इस्तेमाल करते हुए यूज़ होनी चाहिए थी, आपने कोई और वर्ड यूज़ कर दिया, आपने तो समझ लिया आप ये कहना चाहते हैं, क्या वो वर्ड वो मीनिंग देता भी है कि नहीं देता। तो इसमें भी यहाँ पे लोग काफ़ी गलती करते हैं। तो ओवर वर्बोसिटी होने की कोई ज़रूरत नहीं। लैक ऑफ कोहेरेंस, पहला पैराग्राफ कहाँ पे होना चाहिए, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात एक सीढ़ियों से होना चाहिए। पहली जो बिल्डिंग की सीढ़ी का स्ट्रक्चर है वो पहली, जो आखिरी सीढ़ी का स्ट्रक्चर है वो पहली पे आप नहीं ला सकते। जो आखिरी सीढ़ी होती है वो बिल्कुल दीवार के क्लोज होती है, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं उसके क्लोज होती है, वो कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। पहली जो सीढ़ी होती है वो दीवार जिस छत पे आप जाना चाह रहे हैं उससे काफ़ी डिस्टेंस पे होती है। हर एक को तरतीब से लेके चलेंगे तो ये आपका ऐसे को कोहेरेंस लेके आती है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बेहतर हो जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे स्ट्रक्चर इसकी मेन वजह है। होना क्या चाहिए, ठीक कैसे कर सकते हैं, प्लान योर ऐसे, यूज़ क्लियर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, एंश्योर ईच पैराग्राफ फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द प्रीवियस वन, कि पहले के बाद दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात। अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो ज़िंदगी के पहले 5 साल उसने कैसे गुजारे, 6 से लेकर 10 तक कैसे गुजारे, 11 से लेकर 15 तक, 16 से लेकर 20 तक क्या क्या करता गया। कहीं ये तो नहीं है 35 पे पहुँच के आप अगेन लाइफ के जो पहले जो प्राइमरी क्लास का कहीं जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक तरतीब से चलना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। अगला जो रूल है, लैक ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का ना होना। इसके लिए तो हमने बहुत मुश्किल हल कर दी है इंग्लिश गुरु के नाम से चैनल, जो हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं, ताकि आप लोगों की एक कंसिस्टेंसी रहे, आसानी से चीज़ों को सीख सकें। स्टोरीज़ की फॉर्म में हमने वोकैबुलरी को आसान कर दिया। तो लेकिन अगर आप वोकैबुलरी के पर फोकस नहीं करते, सर दर्द है, वोकैबुलरी याद करना बहुत मसला है, लेकिन हमने उसको बहुत हद तक आसान कर दिया है। इसके बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स अगर उससे फ़ायदा नहीं उठाते, इट्स मीन कि आप लोग सीरियस नहीं हैं इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखने के अंदर। अगर इंग्लिश वोकैबुलरी आप सीख नहीं पाते तो आपको इतनी मुनासिब वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप जो बात कहना चाहते हैं नॉर्मली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसके लिए आपके पास वर्ड्स का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो एक मुनासिब वर्ड सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 10 नए वर्ड्स को इस्तेमाल करने से वो आपको बचा लेता है। एरर क्या है, गलती क्या है, रेपिटेटिव यूज़ ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ वेरिड वोकैबुलरी, कि बार बार वही यूज़ कर रहे हैं अल्फाज, वो पढ़ने वाला भी सरदर्द उसको हो जाता है कि ये तो लफ्ज़ मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि वैरायटी तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास वोकैबुलरी के वर्ड्स हों, आपको पता हो इंटरचेंजेबली, सब्स्टिट्यूटेबली कौन से वर्ड का कब इस्तेमाल करना है। रीड एक्सटेंसिवली टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यूज़ अ थिसॉरस टू फाइंड सिनोनिम्स, प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेटिंग न्यू वर्ड्स इनटू योर राइटिंग, अपनी राइटिंग के अंदर नए नए अल्फाज के इस्तेमाल करने का, और लेकिन करेक्ट होने चाहिए, जो मीनिंग प्रॉपर वही देता हो जो आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा 8वें नंबर पे जो आपकी कॉमन मिस्टेक है, मिस यूज़ ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। लोग इडियम्स और फ्रेजेस को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते। अगर उनका प्रॉपर यूज़ कर लिया जाए और उनको इस्तेमाल भी कर लिया जाए, कुछ तो होते हैं गलत का इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए, हो कहीं और गया, यानी कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं जो उसके साथ इडियम मैच करती है वही होनी चाहिए, लेकिन किसी ने कोई और यूज़ कर दी, मिस यूज़ हो गया, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। और कुछ लोग सिरे से इस्तेमाल ही नहीं करते। उससे क्या होता है कि आप एक पैराग्राफ की बात एक लाइन के अंदर आप वो सारी क्लियर कर लेते हैं जब आप इडियम्स का और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। गलती क्या है, इनकरेक्ट यूज़ ऑफ इडियम एक्सप्रेशन, या फिर उनको इस्तेमाल ही ना करना। तो उनका सीखें इस्तेमाल, और सही तरीके से इस्तेमाल सीखें। ये उसके लिए अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इडियम्स आर यूज्ड, यूज़ दैम स्पेरिंगली एंड एक्यूरेटली। बार बार इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ठीक करें। फेलियर टू एड्रेस द टॉपिक, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जो आपको कन्वे करना चाहिए, जो आपने रास्ता अपनाया है अपने ऐसे के अंदर, जो आपने कहा कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो आपका ऐसे का टॉपिक है, वो कहाँ पे कंप्लीट आपने अपनी स्टेटमेंट देनी है, एक कंप्रीहेंसिवली पूरे ऐसे को कवर करते हुए, वो ओवरव्यू वो आपका होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट को ही एक्सपैंड करके अपने अपनी बात को साबित करना होता है। लेकिन आप अपने टॉपिक से जब बाहर निकल जाएं, उसको प्रूव ही ना करें, उसके इररेलेवेंट चीज़ों को ऐड करते जाएं, पेजेस भरने की कोशिश करें, तो फिर क्या होता है कि आप टॉपिक के रेलेवेंट नहीं रहते, आपके मार्क्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि अपने आर्टिकुलेशन के फ़न को बेहतर करें। स्टेइंग फ्रॉम द टॉपिक और नॉट फुली एड्रेसिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट, जो आपका थीसिस स्टेटमेंट में बात की गई थी उसको फुली आप एड्रेस नहीं करें। करना क्या चाहिए, केयरफुली रीड एंड एनालाइज द ऐसे प्रॉम्प्ट, क्रिएट एन आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड एंश्योर योर ऐसे स्टेज ऑन टॉपिक। आपका ऐसे
उसी आउटलाइन के मुताबिक आपने जो कहना है वो आउटलाइन के अंदर वो सारी बातें ऐड करें और उसी आउटलाइन के मुताबिक ही चीज़ों को लेके चल के जाके कंक्लूड करें अपनी बात को। लास्टली हमारा जो पॉइंट है वो लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, ऐसे बड़ी मुश्किल से अपने टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो आप अपने ऐसे को इस तरतीब से लेके चलें कि 2.5 घंटे, अगर 3 घंटे का पेपर है आपका, 2.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाए, आधा घंटा बाकी उसकी आप तरतीब सेट करें, उसकी चीज़ें देखने में कहीं मिस्टेक है उसको अंडरलाइन करके ऊपर वर्ड लिख दें तो उसकी करेक्शन हो सकती है। प्रूफ रीडिंग में ये अलाउ होता है, इतना होता है। आपका इतना लंबा चौड़ा ऐसे होता है, उसमें ये नहीं है कि आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा सारा कुछ क्लियर लिखा है, वन गो में आपने लिख दिया तो सब ज़बरदस्त हो गया। कहीं पे आप उसको ब्रैकेट लगा के ऊपर क्रॉस का निशान लगाते हैं, इट्स मीन कि ये गलत है, उसके साथ ही आप दूसरा लिख के उसकी करेक्ट या टिक की लगा देते हैं कि ये आप बात कहना चाह रहे हैं। तो उससे जो रीडर है वो कंफ्यूज भी नहीं होता, उससे वो उसको सरदर्द भी नहीं होता, तो वो समझता है कि जो बात इस बंदे ने दोबारा मेहनत की है और प्रूफ रीड किया है इसको। लोग क्या करते हैं, सबमिटिंग एन ऐसे विदाउट प्रूफ रीडिंग, कि मैंने जो लिख दिया है बस लिख दिया है, या मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, मैं क्या करता। तो ये आपका अपनी एक लैक ऑफ मैनेजमेंट है, ये किसी और के ऊपर नहीं जा सकती। ना आपका पेपर चेक करने वाला इस आपकी मजबूरी को समझेगा, आपने ठीक ठीक लिखा होगा तो वही वो आपको मार्क्स देगा। सो प्रूफ, read your essay multiple times, look for error in grammar, punctuation and clarity। सिर्फ पढ़ना नहीं है, ग्रामर देखें ठीक है, पंक्चुएशन सही इस्तेमाल हुई है, क्लैरिटी है उसके अंदर। कंसीडर आस्किंग समवन एल्स टू रिव्यू योर ऐसे एज वेल। पेपर का जो आपका ऐसे है वो तो रीचेक नहीं करवा सकते, लेकिन आपने वो खुद ही करना होगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस में ये चीज़ करवा सकते हैं। सो अगर हम कंक्लूड करें, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, reading diverse materials and seeking feedback on your writing can significantly improve your English essay writing skills. Additionally, consider taking professional writing courses or working with a tutor to enhance your proficiency further। तो ये है कि आप कितनी इसके ऊपर मेहनत करते हैं उतना ही आपको समर मिलेगा। होप सो कि आपको वो सारी डिस्कशन का फ़ायदा भी होगा। आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और हार्वर्ड अकेडमी का कॉस्ट इफ़ेक्टिव CSS के एग्ज़ाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोर्सेज तो आपको लेंथी मिलेंगे लेकिन आपके कोई कंटेंट्स रह नहीं जाते। आपको कोई ओवर पे करने की बड़ी अकेडमीज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कोर्स ज्वाइन करें हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।